नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका जो है टेस्ट का टाइम हो चुका है। दिन के आपके 12 बज चुके हैं, मतलब आपका टाइम टेस्ट का हो चुका है। ठीक है, सभी लोगों को पता था कि हमारा जो है संडे को 12 बजे टेस्ट होगा। तो कुछ लोग आ चुके हैं, आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोग भी क्लास में आ सकें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। ठीक है, तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी जो वीडियो हमारी आई थी 9 बजे वो नहीं देखी है तो वो उसमें वीडियो देख लेंगे। ठीक है, उसमें हमने आपको क्या बताया था, इस सप्ताह आपका प्लान कैसा रहेगा, क्या आपका कैसे क्या चलेगा। ठीक है, इस सप्ताह में आपकी कैसे कौन सी क्लासेस चलेंगी। तो जो लोग देख लिए हैं अच्छी बात है। अब हम लोग अपना टेस्ट शुरू करते हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले आपको बता दें 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपकी 50 मिनट रहेंगी केवल। ठीक है, 80 क्वेश्चन और 50 मिनट। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका, नर युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है। ये सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, केवल 15 सेकंड का समय आपको मिलेगा और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे जिससे कि हमारा जो टेस्ट है वो समय पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, नर युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? युग्मक जनन, बृहद युग्मक जनन, अंड जनन या सूक्ष्म युग्मक जनन। तो चलिए टाइम आपका ओवर हो गया है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाए। तो इसका आंसर आपका डी सही है, सूक्ष्म युग्मक जनन उसको बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? और आपके जो है ऑप्शन के, Mg, Ca या P आप लोग बताएंगे। केवल 15-20 सेकंड का समय आपको मिलेगा, 20 सेकंड का समय है और आप लोग इसको बताइए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। ठीक है, मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन, कोशिका का ऊर्जाघर, एटीपी का निर्माण, श्वसनीय अंग या एकहरी झिल्ली संरचना। केवल आपके पास 20 सेकंड का समय है और आप लोग इसका आंसर देंगे। 20 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया है। कुछ लोग आंसर दे भी देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्न में कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इसको कोशिका का ऊर्जाघर भी बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जाघर कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसनीय अंग कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी डबल लेयर होती है, सिंगल लेयर नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें। ठीक है, निम्न में जीन का सबसे बड़ा भाग है। जीन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और जल्दी जल्दी आंसर आप लोग देते रहेंगे। क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग जुड़े रहते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वो लोग लाइक भी कर देंगे। निम्न में जीन का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, सिस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मक जो होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगुणित, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो युग्मक होते हैं, गैमीट जो होते हैं, इनमें
गुणसूत्र की संख्या कितनी कैसी होती है? अगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है, ट्रिप्लॉयड होती है या टेट्राप्लॉयड होती है? तो इसका आंसर आपका अगुणित सही है। ठीक है, अगुणित इसका आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिकांग में सबसे अधिक एंजाइम पाया जाता है? किस कोशिकांग में सबसे अधिक एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या सही होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और धीरे धीरे करके आपके 80 क्वेश्चन ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग सब लोग आंसर दीजिए केवल। ठीक है, आप लोग पूरे सप्ताह रिवीजन किए हैं तो इसमें आपके आंसर सही होने चाहिए, गलत नहीं करेंगे आप लोग। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस कोशिकांग में सबसे अधिक एंजाइम पाया जाता है? तो किस कोशिकांग में पाया जाता है आप लोगों को भी पता है, लाइसोसोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निषेचन के तुरंत बाद निर्माण होता है। निषेचन के तुरंत बाद किसका निर्माण होता है? मतलब फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद किसका निर्माण होता है? ऑप्शन गैमीट का, भ्रूण का मतलब एम्ब्रियो का, और युग्मनज का या शुक्राणु का। ऑप्शन आप लोग देख लेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, 20 सेकंड केवल आपको जो है वो समय मिलेगा इसका, और आप लोग अच्छे से इसका आंसर दीजिए। निषेचन के तुरंत बाद किसका निर्माण होता है? तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, युग्मनज का। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, वास्तविक जड़ की शुरुआत किस संघ के पादप से हुई है? वास्तविक जड़ की शुरुआत किस संघ के पादप से हुई है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। 20 सेकंड का केवल समय है और आप लोग आंसर ऐसे ही देते रहेंगे। ठीक है, आंसर आप लोग ऐसे ही देते रहेंगे। केवल पढ़ने वाले बच्चे ही जो होते हैं वही जुड़े होते हैं। वैसे सब व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे 210 लोग जुड़े हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो यूपी कैडेट की तैयारी करने वाले हैं वो 210 लोग जुड़े हैं। तो सभी लोग ऐसा कहते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। जो लोग ये वीडियो देखते हैं मतलब टेस्ट देते हैं ना, तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। अब आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, 210 लोग हैं ना आपके बैच में। अभी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 210 लोग हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे 176 के लगभग हैं। और तो आप लोग कह सकते हैं कि 210 लोग चैनल से तैयारी बराबर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट देने कितने आते हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो 210 की ये तो भीड़ है केवल। आप लोग 10-15 लोग, 15-20 लोग टेस्ट देने आते हैं, तो वही उन्हीं में से कंपटीशन होगा आपका। अब ये 210 तो भीड़ बढ़ा रहे हैं केवल, बस अब 15-20 जो भी आप लोग देख रहे हैं उन्हीं में से कंपटीशन होना है। ठीक है, ये आप लोग ऐसे डरेंगे नहीं कि 20 लाख फॉर्म बढ़ गया इस बार तो कैसे क्या होगा। वो भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा है। ठीक है, उसमें जैसे कहीं पे आपका अगर भी यूपी कैडेट में 20 लाख फॉर्म भर गया है। ठीक है, 20 लाख फॉर्म भर गया तो उसमें मान लो आपके केवल 5 लाख जो है वही कंपटीशन वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग चलिए कुछ लोग आंसर दे दिए। इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका टेरिडोफाइटा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा अनावृतजीवी पादप है। निम्न में से सबसे बड़ा अनावृतजीवी पादप है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अनावृतबीजी पादप होता है? तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीडीएफ मांगते हैं। पीडीएफ वो इसीलिए मांगते हैं, वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाला होता है वो लाइव टेस्ट करता है आके, पीडीएफ नहीं मांगेगा। वो क्या करेगा, टेस्ट दे रहा है, अगर उसमें से उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और उस टेस्ट देने वो ही आएगा जो बार बार उसने रिवीजन किया होगा, नोट्स बनाए होंगे। वो आएंगे ही नहीं जो रिवीजन और नोट्स वगैरह नहीं किए हैं। वो केवल पीडीएफ वाले ही होते हैं जो पीडीएफ से पढ़ लिए और थोड़ा बहुत ऐसे ही देख लिए वही। अब इसका भी टेस्ट का भी पीडीएफ मांगते हैं, तो टेस्ट का पीडीएफ हम इसीलिए नहीं देते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए इसमें फ़ायदा है। जो भीड़ बढ़ाने वाले हैं तो वो ऐसे ही भीड़ बढ़ाते रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और चलिए आप लोग आंसर दीजिए, और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो अपना पूरा पढ़ के रिवीजन करके आएगा और ज़्यादातर उसके आंसर सही होंगे। जो नहीं होगा वो तुरंत वो लिख लेता होगा। ठीक है, तो वही बच्चे कैडेट में आ पाते हैं। ठीक है, कैडेट क्या कोई भी एग्ज़ाम देंगे ऐसे ही बच्चे आ पाते हैं। इसका आंसर क्या सही है? साइकस सही है। ठीक है, निम्न में से सबसे बड़ा अनावृतबीजी पौधा कौन सा, पादप कौन सा है? तो साइकस है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ये सही है।
10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? आपको पढ़ाया गया है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। सही आंसर देंगे आप लोग। केवल 20 सेकंड का समय ही आपको मिलता है क्वेश्चन के लिए, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं की कितनी संख्या होती है? तो ज़्यादातर लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होता है? 230, ठीक है। एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल के अणु होते हैं? तो 230 क्लोरोफिल के एटम होते हैं। मनुष्य का हृदय कितने बेसमों में विभाजित होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने बेसमों में विभाजित होता है, कितने चैम्बर में विभाजित होता है? तो इसका आंसर 2, 4, 6 या 3। इसका आंसर क्या होगा? 2, 4, 6 या 3। जो मनुष्य का हृदय होता है कितने बेसमों में विभाजित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 होगा, ठीक है। जो लोग गलत आंसर देते हैं वो अपने मिला करके, और उसका अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो नोट कर लेंगे वहीं पे, ठीक है। केंचुए के शरीर में खंडों की संख्या कितनी होती है? केंचुए के शरीर में खंडों की संख्या कितनी होती है? इसमें आपके जो है 10 फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, 10 केमिस्ट्री के हैं, 10 बॉटनी के और 10 जूलॉजी के हैं, ठीक है। और 10 ही एग्रोनॉमी के होंगे, और जो बचे हैं वो 5-5 होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन इस पेपर में हैं। केंचुए के शरीर में खंडों की संख्या कितनी होती है? 12 नंबर क्वेश्चन 100 से 120, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता है 100 से 120 केंचुए के शरीर में खंडों की संख्या होती है। एस्केरिस कैसा जंतु है? एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं? एस्केरिस जंतु है, एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? एस्केरिस कैसा जंतु है? तो एस्केरिस आपका एक लिंगी जंतु है, ठीक है। एस्केरिस कैसा जंतु है? एक लिंगी जंतु है। 14 नंबर क्वेश्चन, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? मतलब जूलॉजिकल नेम किसका है ये? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। दीमक का, रेशम कीट का, तिलचट्टा का या इनमें से कोई नहीं? 14 नंबर क्वेश्चन, केवल 20 सेकंड आपके पास हैं और आप इसका आंसर दे सकते हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना किसका जूलॉजिकल नेम है? तो चिल जो तिलचट्टा होता है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। खरगोश जंतु है, खरगोश कैसा जंतु है? एक लिंगी, शाकाहारी, संध्याचर या सभी? केवल 20 सेकंड का समय आपको मिलेगा और आप लोग इसी में आंसर देंगे। खरगोश जंतु है, खरगोश कैसा जंतु है? एक लिंगी है, शाकाहारी है, संध्याचर है या सभी? चलिए आंसर दीजिए आप लोग, और आपका टाइम जो है वो ओवर होने वाला है। सभी लोग इसका आंसर देंगे, तो ज़्यादातर लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। खरगोश जंतु कैसा है? तो इसका आंसर सभी होगा, ठीक है। मतलब खरगोश कैसा है? एक लिंगी भी है, शाकाहारी भी है, संध्याचर भी है, और तो इसका मतलब सभी हो गया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, कोलेटेरियल ग्रंथि का कार्य क्या होता है? जो कोलेटेरियल ग्रंथ होती है ना, उसका कार्य क्या होता है? वही आपका यहाँ पे आपको बताना है। शुक्राणु वृत्तिका बनाना, अंड कवच बनाना, उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं? 16 नंबर क्वेश्चन, और आपका टाइम केवल 15 सेकंड बचा हुआ है। आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। और कोलेट्रियल ग्रंथि आपको अभी पढ़ाई नहीं गई है, तो कोलेट्रियल ग्रंथि का कार्य आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? अंड कवच बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण कौन करता है? इनमें से मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण कौन करता है? श्रमिक, रानी, राजा या सैनिक? मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण कौन करता है? चलिए आपका टाइम केवल 15 सेकंड बचा है और सभी लोग आंसर देंगे इसका। मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण
करता है? कौन करता है? श्रमिक, रानी, राजा या सैनिक? तो सभी लोगों को पता है श्रमिक जो है वो छत्ते का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? तंत्र का तंत्र की इकाई है। जो तंत्र का तंत्र होता है उसकी इकाई क्या है? तंत्र का तंत्र की इकाई पैडॉन, जाति, न्यूरॉन या सभी? 18 नंबर क्वेश्चन, तंत्र का तंत्र की इकाई क्या है? पैडॉन है, जाति है, न्यूरॉन है या सभी? तो तंत्र का तंत्र की इकाई हमने आपको पिछले पेपर में भी बताया था, न्यूरॉन होता है। ठीक है, तंत्र का तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। बिना मस्तिष्क के तंत्र का तंत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बिना मस्तिष्क के तंत्र का तंत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हाइड्रला में या हाइड्रा में या हाइफा में या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे। तो बिना मस्तिष्क के तंत्र का तंत्र किस में पाया जाता है? ये आपको करा चुके हैं सर, जो जूलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं वो ये क्वेश्चन आपका जो है वो लिखा चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे लिखा हुआ था, आप लोगों ने याद किया होगा। इसका आंसर क्या सही है? तो हाइड्रा सही है। ठीक है, कुछ लोग जो गलत आंसर दे रहे हैं वो इसको सुधार कर लेंगे इसका और नोट कर लेंगे। बिना मस्तिष्क के तंत्र का तंत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट किस में पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज या फीताकृमि? ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, आप लोग आंसर देंगे। ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया। ट्राइकोसिस्ट आपका पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट किस में पाया जाता है? तो पैरामीशियम में। 21 नंबर क्वेश्चन पे, मक्के की खेती का आरंभ किस समय में हुआ था? मक्के की खेती का आरंभ किस समय में हुआ था? केवल 20 सेकंड और आंसर आप लोग दीजिए। मक्के की खेती का आरंभ किस समय में हुआ था? 3500 BC, 3400 BC, 4400 BC या 7500 BC? तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं मक्के की खेती का आरंभ किस समय में हुआ था? तो 4400 BC में हुआ था। ठीक है, 4400 BC में। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति अरहर की मध्यम समय से पकने वाली है? मतलब इसमें क्या पूछा है? अरहर की ऐसी कौन सी प्रजाति है इसमें से जो मध्यम समय की है? ठीक है, मध्यम समय की कौन सी अरहर की प्रजाति है इसमें से? आप लोग ऑप्शन देख लेंगे और आंसर बताएंगे। उपहास, उपहास 120, प्रभात, मानक या मुक्ता? उपहास 120, प्रभात, मानक या मुक्ता? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर जो मध्यम समय वाली इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो मुक्ता इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। सब्जी वाली मटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? सब्जी वाली मटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? तो इटली, अफ्रीका, इथोपिया या अमेरिका? सब्जी वाली मटर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सब्जी वाली मटर। ठीक है, सब्जी वाली मटर, इसका जन्म स्थान कहाँ पे है? इटली, अफ्रीका, इथोपिया या अमेरिका? तो इसका आंसर क्या होगा? इथोपिया होगा। सब्जी वाली मटर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? तो आपका इथोपिया में है। ठीक है, साइप्रस रोटेंड्रस किस खरपतवार का वैज्ञानिक नाम है? ये जो आपका लिखा है ना, साइप्रस रोटेंड्रस किस खरपतवार का वैज्ञानिक नाम है? बथुआ का, सत्यानाशी का, मोथा का या पत्थर चट्टा का? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो आप लोगों को पता होगा जो मोथा होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइप्रस रोटेंड्रस होता है। ठीक है, बथुआ का क्या होता है? तो सिनोपोडियम एलम होता है। ठीक है, और सत्यानाशी का क्या होता है? तो आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो नॉलेज दी जाती है वो आप लोग नोट करते रहेंगे। ठीक है,
निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है? इनमें से कौन सा पौधा है? 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और इसका आंसर भी देंगे। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में लेता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेने वाला पौधा कौन सा है? आलू, धान, दोनों या मक्का? केवल 15 सेकंड बचे हैं आपके पास, आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आलू, धान या आलू और धान दोनों या मक्का? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में आपका मक्का लेती है। ठीक है, मक्का नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है। मैक्सिकन गेहूं में दाने तथा भूसे का अनुपात क्या होता है? मैक्सिकन गेहूं में दाने तथा भूसे का अनुपात क्या होता है? 1.5:1 का, और 2:4, 1:1.5 या इनमें से कोई नहीं? मैक्सिकन गेहूं में दाने तथा भूसे का अनुपात क्या होता है? 1.5:1, 2:4, 1:1.5 या इनमें से कोई नहीं? 26 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आंसर आप लोग बताएंगे इसका 26 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है 1:1.5 मैक्सिकन गेहूं में दाने और भूसे का अनुपात क्या होता है? 1:1.5 होता है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। मक्के में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मतलब मक्का में 2n बराबर कितने होते हैं? आपको सर ने जब मक्का की क्रॉप पढ़ाई थी तो वहाँ पे आपको बताया था जो मक्के में 2n होता है वो 20 होता है। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा मक्के में 2n कितना होता है? 20 होता है। बरसीम फसल की बीज दर प्रति हेक्टेयर। बरसीम, यहाँ पे आप लोग देखेंगे बरसीम की सीड रेट यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आपको रट जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बरसीम जो होती है, बरसीम की सीड रेट यहाँ पे आपको पूछी गई है। तो सीड रेट आप लोग बताएंगे 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, सभी पर हेक्टेयर में है। ठीक है, मतलब ये जो सभी हैं ये प्रति हेक्टेयर में है। ठीक है, मतलब बरसीम की फसल जो होती है इसकी बीज दर यानी सीड रेट कितनी होती है? ऑप्शन आप लोग देखेंगे 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसमें से आप लोगों का आंसर दे रहे हैं 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका आंसर सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान खाद जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपसे पूछी गई है। ठीक है, किसान खाद में नाइट्रोजन की मात्रा आप बताइए। 25%, 20%, 30% या 40%? किसान खाद में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, मतलब किसान खाद किसको कहते हैं? CAN, इसको ही किसान खाद कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई है। किस में पूछी गई है? तो प्रतिशत में। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सबके आगे प्रतिशत लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। जो कैन होती है इसमें किसान खाद, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 25% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शरद मणि प्रजाति किस फसल की है? शरद मणि प्रजाति किस फसल की है? 30 नंबर क्वेश्चन, और आंसर आप लोग देख लेंगे। जो शरद मणि प्रजाति है वो किसकी है? आलू, धान, गेहूँ या मक्का? आलू, धान, गेहूँ या मक्का? शरद मणि प्रजाति किस फसल की है? आलू, धान, गेहूँ या मक्का? तो आप लोगों को पता होगा मक्का की है ये वैरायटी। 31 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? वो आप लोग आंसर देंगे और इसका आंसर सभी लोग सही बताएंगे। कौन सा देश भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग दीजिए। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देंगे। कौन सा देश भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो श्रीलंका भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। 32 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? इन 3 ऑप्शन में से ही एक आपका सही है। तो आप लोग केवल 15 सेकंड का समय है और आप इसका आंसर देंगे। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब आप लोग अपना आंसर देना शुरू करिए।
तो इसका आंसर क्या होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, कुछ लोग जो गलत कर देते हैं तो वो लोग अपना क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क जो ये ऑप्शन नंबर डी है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, जब बांदा ने आपका पेपर बनाया था तो उसमें पूछा था उसने, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन और आंसर 14 सितंबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या 16 दिसंबर। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं और आंसर इसका क्या सही है, बी सही है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, शांति वन किससे संबंधित है। शांति वन किससे संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से, लाल बहादुर शास्त्री से, इंदिरा गांधी से या अटल बिहारी वाजपेयी से। 34 नंबर क्वेश्चन, तो शांति वन किससे संबंधित है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग यहाँ लिख लेंगे। शांति वन किससे संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। शांति वन किससे संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अब आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम था। रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम था। 35 नंबर क्वेश्चन, तानसेन, बीरबल, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। केवल 20 सेकंड का समय है। रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम है। रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम है। तो आप लोग ऐसे ही इसका आंसर देंगे। रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम है, तो तानसेन के बचपन का नाम है। ठीक है, रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम है, तो तानसेन के बचपन का नाम है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन, देश नायक किसे कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी जी को या रविन्द्रनाथ टैगोर को। आप लोग ऑप्शन इसके देखेंगे और आंसर लगाएंगे। केवल 20 सेकंड का समय है और आप लोग इसका आंसर दीजिए। देश नायक किसे कहा जाता है, तो देश नायक किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, जो लोग अगर आंसर नहीं दे पाते हैं वो लोग इसको वीडियो रोक करके और देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से, क्योंकि WHO आप लोग सुनते हैं ना, अभी WHO कोरोना महामारी में क्या कर रहा है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो कुछ लोगों को पता भी है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कोलंबस कहाँ का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, कोलंबस कहाँ का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो कोलंबस कहाँ का निवासी था, आप लोग आंसर दीजिए। कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो स्पेन का निवासी था। ठीक है, जिन लोगों का आंसर गलत हुआ है या जिन लोगों ने आंसर दे नहीं पाया वो इसको नोट कर लेंगे। कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो स्पेन का निवासी था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, श्री राजगोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो जिन लोगों को पता है वो लोग आंसर देंगे। केवल 10 सेकंड आपके बचे हुए हैं और आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, आंसर आप लोग दीजिए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन आप लोग देखेंगे, 51%, 19%, 30% या इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, तो इसका आंसर क्या होगा, 19% क्षेत्रफल ऐसा था जिसमें जमींदारी प्रथा आपकी प्रचलित थी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन,
और यहाँ से हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। कल तो आपका मंडे है, तो मंडे को इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो इलेक्शन की वजह से मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी, तो ट्यूसडे को ये हम आपको कराएंगे, ठीक है। मंगलवार को आपका जो टेस्ट बचा हुआ है वो कराएंगे, ठीक है। अभी आप लोग इतना ही रिवीजन करिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ठीक है।